हेलो गाइस। तो आज हम पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि पोलैंड किस ब्लॉक में था, फ्रांस किस ब्लॉक की तरफ से लड़ रहा था, जापान किस तरफ था, लॉन्ग ट्वाइलाइट स्ट्रगल ये बात किसने कहा था, एक्सिस पावर में कौन थे, एलाइड पावर में कौन थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं हूं ऋषभ प्रसाद, आपकी मंजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज के इस सेशन को। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। यहाँ पे तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है जो गलत है। चलिए देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। पहला हमारा ए नंबर है, इट वॉज ए कंपिटिशन बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। तो ये दो देशों के बीच में युद्ध था और उनके अलायंस के बीच में, यानी कि यूएस और सोवियत यूनियन, ये दो ब्लॉक थे। साथ ही साथ इनके अलायंस भी आपस में कंपटीशन कर रहे थे। तो ये सही है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर। तो ये क्या आइडियोलॉजिकल वार था, यानी कि विचारधारा का वार था कि आपको जो विचार लग रहा है उसके लिए आप लड़ रहे हैं और मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं इसके लिए लड़ रहा हूं, इस तरीके का वार था। हाँ, तो ये बिल्कुल ही एक कोल्ड वार जो था ये एक आइडियोलॉजिकल वार था। थर्ड नंबर पे है, इट ट्रिग्ड ऑफ एन आर्म्स रेस। तो ये जो वार था ये क्या आर्म रेस में बदल गया था, यानी कि कौन अपने पास ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकता है, कौन अपने पास ज्यादा वेपन्स रख सकता है। तो ये क्या इस तरीके के वार में कन्वर्ट हो गया था। जी हाँ, ये भी सही है। द यूएस एंड द यूएसएसआर वेर एंगेज इन डायरेक्ट वार। ये दोनों देश आपस में क्या एक दूसरे के साथ वार कर रहे थे, वो भी डायरेक्टली, क्या एक दूसरे को बम फेंक रहे थे और दूसरा वाला क्या यूएस पे बम फेंक रहा था, जैसे हमने वर्ल्ड वार में देखा। क्या ये ऐसे था? तो जी नहीं, ये डायरेक्ट वार नहीं था। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये डायरेक्ट वार नहीं था। ये बल्कि क्या था, आइडियोलॉजिकल वार था, एक कंपटीशन का वार था। समझे आप? चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट, देखिए हर जगह में नॉट का है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आपको मिलेंगे। रिफ्लेक्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम, कौन सा इसमें से नाम के ऑब्जेक्टिव को नहीं दिखाता है। enabling newly decolonized countries to pursue independent policies। तो क्या इसमें जो नाम में था, इसमें जो डीकोलोनाइज यानी कि जो अंग्रेजों के चंगुल से छूटे थे या फ्रांस या कोई भी कॉलोनी से जो छूटे थे, वे अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बना सकते थे नाम के तहत। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंसेस, इसमें ऐसा कोई वाद्य नहीं था नाम में कि आपको कोई अलायंस ज्वाइन करना पड़ेगा, आप इंडिविजुअल भी रह सकते हैं। तो ये बात भी सही है। फॉलो ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब आपको एक ऐसा पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आप न्यूट्रल रहेंगे ग्लोबल इशू में, यानी कि आप ग्लोबल इशू में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। ये बात जो था ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि नाम का जो मेंबर थे जैसे कि इंडिया, इसने ही बहुत बार न्यूट्रलिटी को छोड़ के बड़ी कंट्री को, यानी कि अमेरिका, फ्रांस या रशिया को समझाया कि आप युद्ध ना करें। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से न्यूट्रल नहीं रहा, जिसमें बात कहा गया था कि न्यूट्रलिटी होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात बिल्कुल इसका गलत है जो नाम के खिलाफ है। उसके बाद हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेक करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं 4, इनमें से कौन सा सही है या गलत है। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मिलिट्री अलायंसेस के बारे में दिया हुआ है, जो सुपर पावर के द्वारा फॉर्म किया गया था, मिलिट्री अलायंसेस। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको आपको बताना है। मेंबर कंट्री ऑफ द अलायंसेस, यानी कि जो अलायंसेस में मेंबर कंट्री थे, यानी कि यूएस और यूएसएसआर के अंदर जो छोटे छोटे कंट्री उनके अंदर आ रहे थे, आर टू बी प्रोवाइडेड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड फॉर द सुपर पावर। क्या वे अपने देश के छोटे छोटे जमीनों पे बड़े अलायंसेस को, यानी कि यूएस और यूएसएसआर को अपना बेस बनाने दे रहे थे मिलिट्री का। तो जी हाँ, ये बात दे रहे थे। ये बात क्या होगा, राइट होगा। इसमें राइट लिख लीजिए आप, ठीक है, करेक्ट होगा। मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म ऑफ आइडियोलॉजिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। जो दो छोटे कंट्री थे वो क्या पावरफुल ब्लॉक को मिलिट्रिकल और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, तो ये भी सही है, राइट होगा। व्हेन ए नेशनल अटैक एनी मेंबर कंट्री, अगर किसी मेंबर कंट्री में, यानी कि यूएस के अंदर जितने छोटे छोटे उनके मेंबर कंट्री है, उनके एलाई है, अगर उन पे कोई हमला कर देता है तो सारे मेंबर कंट्री के ऊपर हमला कर देगा, ऐसा बात था।
जी हाँ, अगर आप किसी एक मेंबर कंट्री के ऊपर हमला करते हैं, इसका मतलब कि आप सारे अलायंस से पंगा ले रहे हैं, सिंपल टर्म में। इस तरीके का उन्होंने अलायंस बनाया था। चौथा डी नंबर पॉइंट को देखते हैं। सुपर पावर असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्री टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर पावर। क्या सुपर पावर ने हर छोटे देशों को, हर अलायंस को ये बता दिया कि आप अपना न्यूक्लियर वेपन बनाइए? तो ये बात गलत है। सिर्फ यूएस और यूएसएसआर यही दो पावर थे जिन्होंने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर कोल्ड वॉर के स्टार्टिंग यानी कि 1945 1947 के स्टार्टिंग में इन लोगों ने अपना पास न्यूक्लियर वेपन्स को पहले से ही रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ कंट्री। यहाँ पे आपको 6 कंट्रीज के नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, राइट अगेंस्ट ईच ऑफ दिस ब्लॉक। इनको में आपको लिखना है कि ये किस ब्लॉक से बिलोंग करते थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर में। अब एक एक करके आपको बताना है। तो पोलैंड जो था ये किस तरफ था? तो मैं बता देता हूं, ये सोवियत ब्लॉक के तरफ था। अगर आपको पहले से कोई पता है तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट कर दें। अब बताइए, चलिए फ्रांस कहां था? जल्दी से बताइए, फ्रांस किस तरफ था? तो फ्रांस जो आपने कहा बिल्कुल सही है, ये अमेरिकन ब्लॉक की तरफ था। मैं ए भी लिख रहा हूं, अमेरिकन ब्लॉक। ठीक है, उसका जापान किस तरफ था? बताइए जल्दी से आप। ये भी अमेरिकन ब्लॉक में था। अब नाइजीरिया बताइए किस ब्लॉक में था? वेरी गुड, ये नॉन अलाइनमेंट में था। नॉन अलाइनमेंट अलाइनमेंट में था। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया किस तरफ था बताइए? तो ये सोवियत ब्लॉक में। और श्रीलंका जल्दी से बता दीजिए तो किस तरफ था? तो ये भी होगा नॉन अलाइंड में था। ठीक है, जो इंडिया के नीचे है। तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए, जैसे कि एग्जाम से पहले आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारे चीज आपके पास रहेंगे। चैप्टर का मैंने अच्छे से वीडियोस बना दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख ले, जिसमें मैंने पॉइंट वाइज आपको समझाया, जैसे कि आपके एकदम एग्जाम के लिए एक बार में ही प्रिपेयर हो जाएगा। हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following was not a member of NATO? NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका कौन सा मेंबर नहीं था? यूएसए, ये तो मेंबर था ही, इन्होंने ही फॉर्म किया था नाटो का। उसके बाद आ गया इंग्लैंड। ठीक है, तो ये भी उनके मेंबर थे। फ्रांस, ये भी उनके मेंबर थे नाटो के। नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर जो होगा नन ऑफ दिस, बाकी क्योंकि ये तीनों जो थे ये नाटो के मेंबर थे। समझ गए ना आप? तो नाटो को डिफीट करने के लिए या नाटो को डिफेंस करने के लिए जो हमारा सोवियत यूनियन था, उन्होंने किस ब्लॉक को बनाया? ठीक है, तो उन्होंने बनाया वार्सो पैक्ट को, नाटो को डिफेंस करने के लिए। ठीक है, हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NIEQ इज फॉल। अब NIEQ का फुल फॉर्म क्या होता है? जिन्हें पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट को ड्रॉप करें, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं। ये होता है न्यू, एन से होगा न्यू, आई से होगा इंटरनेशनल, ई से होगा इकोनॉमिक, और यहाँ पे ओ क्यों नहीं होगा, ये ओ होगा, ऑर्डर। तो क्या हो गया? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। लिख लीजिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इनमें से चारों में से कौन सा गलत है, आपको इसको बताना है। सबसे पहले नंबर में एक ऑप्शन को देखते हैं, ए को। गिव द एलडीसी। एलडीसी का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो बहुत अभी डेवलप नहीं हुए हैं, बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या हो चुका था, जितने पैसे वाले डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री का जो रिसोर्सेज था उसके ऊपर कंट्रोल जमा लिया था। देखिए, जितने भी पैसे वाले या पावरफुल कंट्री जो भी चीज कर रहे थे वो अपने हित के लिए कर रहे थे, दिखा रहे थे कि वो छोटे कंट्री का हेल्प कर रहे हैं, बट वो अपने प्रॉफिट के लिए सब कुछ कर रहे थे। दुनिया भी ऐसी चलती है बाबू, जितने भी लोग हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए ही आपसे दोस्ती करेंगे। अदरवाइज बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो आपके प्रॉफिट के लिए आपसे दोस्ती कर रहे हैं। सिर्फ माता पिता ही होते हैं जो आपको प्रॉफिट के आपसे मतलब बेइंतहा प्यार करते हैं वो। ठीक है, तो अपने माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करिए, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट। इससे क्या हो रहा है, जो NIEO, इससे क्या हो जा रहा था, जितने भी वेस्टर्न मार्केट था उनमें जितने भी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री था उनको क्या हो चुका था, एक्सेस मिल चुका था कि वो जाके थोड़ा बहुत सामान को वहां पे बेच सकते थे। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। एक फायदा हुआ लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री में कि उनको जितने भी डेवलप कंट्री थे उनसे जितने भी टेक्नोलॉजीज थे, जितने मशीनरीज थे, वो कम पैसा में मिल जा रहे थे। तो ये एक फायदा ही हुआ था। प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विद ए ग्रेट रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे, क्या उनका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या उनका रोल हो गया? तो उनका रोल तो पहले से ही था। ये बात बिल्कुल जो NIEQ
न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था इसके बिल्कुल गलत था ये, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 1945 द अलाइड फोर्सेस इंक्लूडेड द यूएस। तो अलाइड फोर्सेस में कौन कौन से 4 ऐसे देश थे इंपॉर्टेंट, उनके आपको नाम लिखने हैं। मैंने इसे आपको एकदम जब एक्सप्लेन कराया था अच्छे से समझा दिया था। चलिए अब जल्दी से आप इसका नाम बता दीजिए, वीडियो को पॉज करके देखता हूं आपको कितना याद है। तो सबसे पहले तो यूएस यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और एक मैंने यूएस स्टार लिख दिया है जो अलाइड फोर्स में पहले से थे। बाकी तो जो बच गए हैं उनके नाम बताइए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं, कमेंट आपका बिल्कुल सही है। पहला हो गया आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन, उसका एक यूएस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा यूएसएसआर, और चौथा जो था आपका वो था आपके अलाइड पावर में फ्रांस, फ्रांस। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए हम अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द मेन कंट्रीज ऑफ एक्सिस पावर। अब आपको एक्सिस पावर के नाम लिखने हैं कि कौन कौन उसमें था। तो पहला आपका आ गया जर्मनी, और 2 आपको नाम लिखना है। चलिए इसे भी आप वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से बताइए कि क्या होगा। एक हो गया जर्मनी, दूसरा हो गया आपका जापान, और जो थर्ड नंबर हो गया आपका आ गया इटली। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए हम अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट घटना थी कोल्ड वॉर की, जिसमें मैंने क्या हुआ था, क्यूबा एक छोटा सा जो देश था जो अमेरिका के पास में था, लेकिन जिसमें सोवियत यूनियन का पावर चलता था। उसने क्या किया, यहाँ पे अपने बेस कैंप को बना लिया। ये अमेरिका हो गया था, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे बेस कैंप को बना लिया था। बेस कैंप में क्या रख दिया था, जितने मिलिट्री थे वहां डिप्लॉय कर दिया। और प्रॉब्लम तब आया जब उन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब को डिप्लॉय कर दिया। इससे क्या हुआ, अमेरिका के जितने भी बड़े इलाके थे वो इसके कवरेज एरिया के अंदर आए थे बॉम्ब के। इस वजह से यहाँ पे बहुत एक क्राइसिस हो गया, युद्ध होने ही वाला था। अमेरिका ने पूरा फोर्स भेज दिया चारों तरफ से कि आप जाओ इसको उड़ा दो, अगर वो यहाँ से नहीं जाते हैं। उसके बाद यहाँ से सोवियत यूनियन को जाना पड़ा। तो ये बहुत ही एक टेंशन का उस समय मसला था। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ये किस ईयर में हुआ था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप। तो इसका आंसर होगा बी, 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था। क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसको सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, चीनी का कटोरा भी कहा जाता है क्यूबा को, याद रखिएगा। उसके बाद हम अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु कॉल्ड कोल्ड वॉर एज ए लॉन्ग ट्वाइलाइट स्ट्रगल। किसने कोल्ड वॉर को लॉन्ग ट्वाइलाइट स्ट्रगल कहा था? तो ये कहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी ने इस बात को कहा था। ठीक है, हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर, कौन सा साल में यूएस ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटी ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में जो 2 बॉम्ब ड्रॉप किया गया था वो किस ईयर किया गया था? जल्दी से आप बताइए कमेंट सेक्शन में इसको भी। 1941, 1944, 1945 या 1946? तो इसका राइट आंसर होगा 1945। अब किसी को पता है उस 2 बॉम्ब का नाम क्या था जो हिरोशिमा और नागासाकी में फेंका गया? मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस वीडियो में। जिनको याद है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो 2 बॉम्ब फेंका गए थे उनका नाम क्या था। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन। इन विच ईयर नाटो फॉर्म। नाटो किस साल फॉर्म किया गया था, यानी ये बना था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना था ये? 1945, 1949, 1953 या 1955? तो ये 1949 में बना था। इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1949 में इसे बनाया गया था। और उसमें आस्ते आस्ते करके बहुत से अलाइड कंट्री जुड़ गए जो नाटो के साथ रहे, यानी कि यूएस के साथ रहे। आपके परेशानी में हम आपके साथ हैं, आपके अच्छाई में हम आपके साथ हैं, दोनों ही चीज का उन्होंने वादा किया और बहुत से कंट्री इसे ज्वाइन किए। इसको डिफेंस करने के लिए जो हमारा सोवियत यूनियन था उन्होंने एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम रखा वार्सो पैक्ट। क्या रखा? वार्सो पैक्ट। अब ये किस ईयर बना था इसको आप बताइए जल्दी से। 1945, 1949, 1953 या 1955? तो इसका राइट आंसर होगा 1955 में वार्सो पैक्ट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। किस साल ये ऑर्गेनाइजेशन बना था? 1954, 1955, 1960 या 1962? जल्दी से बताइए कौन से ईयर बना था। तो ये आपके बुक में क्लियरली लिखा हुआ है 1954 में साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना था। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर। इन विच ईयर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CENTO वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था
ये यूएस के द्वारा बनाया गया था अपने अलायंसो कंट्री को देखने के लिए। और ये किस तरफ देख रहा था? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंट्रल पार्ट में कंट्रीज थे उनको देखने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। ये आपका बना था 1955 में। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। 1955 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। नाम वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये जो था कब फॉर्म हुआ था? अब ये मूवमेंट क्या था? मैंने आपको बताया था आपके पास दो चॉइस था, या आप ये यूएसए की तरफ जाइए या आप सोवियत यूनियन की तरफ जाइए। इन दोनों ब्लॉकों में से आपको किसी एक ब्लॉक में जाना था अगर आप आजाद हो गए हैं तो। ठीक है, तो हम आजाद होने के बाद भी हमारे पास भी ऑप्शन आया, बट हम नहीं चाहते थे अमेरिका की तरफ जाना, ना ही हम चाहते थे रशिया की तरफ जाना। कारण ये था क्योंकि हमें अभी आजादी मिली थी और हमारे देश के नेताओं का कहना था कि अभी आजादी मिली है, हम किसी अभी संगठन किसी ब्लॉक के साथ नहीं जाना चाहते, उनकी गुलामी में नहीं जीना चाहते। और ये बिल्कुल सही डिसीजन था। हमने एक मिड पाथ निकाला, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हम आपके तरफ भी नहीं जाएंगे, हम इस तरफ भी नहीं जाएंगे, हम एक बीच का पाथ अपनाएंगे जिसमें हम अपने आइडियोलॉजीज को, अपने जो हम चाहते हैं, अपने नियम कानून सब उसमें हम अपने रखेंगे। इस वजह से नाम का फॉर्मेशन हुआ था। और ये किस ईयर हुआ था ये आप हमको जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। तो ये हुआ था 1961 में। इसको नोट डाउन करके अच्छे से रखिए। नंबर ऑफ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, जो नाम को बनाने के लिए फाउंडिंग मेंबर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने थे? तो ये टोटल 5 थे। कितने थे? 5 थे, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू थे, टीटो थे, और भी ऐसे 3 मेंबर्स थे। टोटल यहाँ पे 5 फाउंडिंग मेंबर इसके थे। ठीक है, फर्स्ट सबमिट ऑफ नाम हेल्ड इन, नाम का जो पहला सबमिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि नाम का जो पहला सबमिट हुआ था 1961 में, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था बेलग्रेड में, याद रखिएगा। BELGRADE, बेलग्रेड में हुआ था। अब कभी कभी पूछ लेता है कि बेलग्रेड जो है ये किस देश की राजधानी है? तो ये सर्बिया की राजधानी है। इसको भी आप लिख लीजिए। बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है। बेलग्रेड में ही पहला मीटिंग हुआ था जिसमें 5 देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए थे, जिसमें से हमारे देश से जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे। और उन्होंने 1961 में एक मिड पाथ को चुना। ना ही हम यूएस के साथ जाएंगे, ना ही हम सोवियत यूनियन के साथ जाएंगे, हम मिड पाथ को लेके अपने आइडियोलॉजीज को उसमें रखेंगे और उसके साथ अपने देश को चलाएंगे। ठीक है, हम अपने 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया ज्वाइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ज्वाइन किया था विथ यूएसएसआर इन विच ईयर? किस ईयर में इंडिया ने फ्रेंडशिप विथ यूएसएसआर ज्वाइन किया था? तो इसको अब बताना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1970, 1971, 1975 या 1991? तो हमने 1971 में ज्वाइन किया था क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत उस समय टेंशन का बात चल रहा था और वार लग चुका था। हमारे पास उतने वेपन्स नहीं थे कि हम उनसे लड़ पाए या उनको आजाद करवा पाए, जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ और वेस्ट पाकिस्तान में जो झमेला चल रहा था। अमेरिका ने क्या किया था? पाकिस्तान को बहुत हेल्प कर दिया था और वहां पे गोला बारूद पहुंचा दिए थे। इस वजह से हम कमजोर पड़ जाते, इसलिए हमें किसी दोस्त की जरूरत थी और यूएसएसआर उस समय हमारे साथ खड़ा हुआ। रशिया ने जी तोड़ हमारी मदद की और हमने बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री बना दिया, पाकिस्तान से अलग करवा के। समझे? तो उस समय 1971 में जो कंट्री कोई हमारे साथ करा था वो था रशिया। और तब से लेकर आज तक रशिया हमारा हेल्प हमेशा करते आया है। इसका एक कारण भी है कि रशिया हमारा हेल्प क्यों करता है, क्योंकि कोल्ड वॉर के पीरियड में एक बहुत ही मजेदार चीज हुई थी। मैं आपको एक कहानी छोटा सा सुना देता हूँ कि क्या हुआ था। ये देखिए इंडिया का मैप है। यहाँ पे इंडिया क्या था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ था, हम किसी तरफ नहीं जाएंगे। अमेरिका चाहता था उनके तरफ आए और क्या चाहता था? रशिया की उनके तरफ आए। बट हमने कोई भी पाथ को नहीं चुना, तो दोनों नाराज नहीं हुए। ये भी नाराज नहीं हुआ उतना ज्यादा, ये भी नाराज नहीं हुआ। बट अमेरिका ने एक चीज किया, उन्होंने क्या किया? श्रीलंका को पटा के उनका एक हम्बन टोटा पोर्ट को ले लिया और लेके क्या किया? उन्होंने बोला कि हम अपने मिलिट्री डिफेंस को यहाँ पे रखेंगे। अब युद्ध करने समय क्या होता है कि अमेरिका को यहाँ जाके फाइट करना पड़ता है ऊपर से, तो बहुत दिक्कत हो जाता था क्योंकि ठंड के मौसम में ये पूरा बर्फ से कवर हो जाता था ये पोर्शन। तो इस वजह से ये शिप नहीं ले जा पाते थे, बट रशियन यहाँ से घुस के इन पे वार कर देते थे। तो अमेरिका ने चालू बहुत था वो लोग, तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे अपना एक पोर्ट ले लिया श्रीलंका का और लेके क्या कहा कि आप हमें पोर्ट दे दीजिए। बहुत सारा कर्जा वर्जा दिया, बम उम दिया, ये वो दिया। तो खुश होके बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे एक रडार बैठा दिया। रडार बैठाने से ये फायदा हुआ कि वो यहाँ का जितना भी शिप था सारे चीज को क्या कर लेता था? अच्छे से कंट्रोल कर लेता था कि कोई भी जितना ट्रेड हो, जितना भी कुछ हो रहा था उसको देख पा रहा था। ठीक है, तो रशिया क्या हो रहा था? जो सोवियत यूनियन था वो इस इलाका में कमजोर पड़ता चला जा रहा था। तो रशिया ने इंडिया को बोला कि आप कुछ भी करके इनको यहाँ से भगाइए। 1971 की बात कर रहा हूँ, जब इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थी। तो उन्हें बोला कि आप इसको यहाँ से भगाओ।
तो क्या किया हमारे देश के यहाँ पे, तो उन्होंने तमिलनाडु से कुछ लोगों को लेके, गुंडा लोगों को यहाँ पे भेज दिया, जिसको बोलते हैं LTTE। LTTE एक ग्रुप है जो आतंक माने कह सकते हैं कि गुंडा का ग्रुप है। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम का एक ग्रुप था, जिसको भेज दिया। उन्होंने पूरा श्रीलंका में मारकाट किया, बहुत पीटा लोगों को, इतना केचल उचल लग गया। जब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इंडिया हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि आप अमेरिका को यहाँ से हटा दीजिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने यहाँ से अमेरिका को बोला कि आप जाइए, नहीं तो हमारे देश का एकदम जो है इंडिया का लगा के रख देगा। तो उसके बाद यहाँ से अमेरिका को हटना पड़ा, और इस बात से रशिया बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनका पावर यहाँ पे अब धीरे धीरे चलने लग गया। तो वो इंडिया से बहुत खुश हुआ, और बाद में क्या किया गया, जो लिट्टे के जो भी गुंडे थे उनको इंडिया ने फिर मरवा दिया, खत्म कर दिया गया। तो इस बात से रशिया इतना ज्यादा खुश हो गया कि कहा कि आज तुमने जो मेरा हेल्प किया है, जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे एक बार सिर्फ पुकारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और उस दिन के बाद से जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी, रशिया तब से हमारे साथ खड़ा है, और आज भी खड़ा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्टोरी था, आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे अपने 20 नंबर क्वेश्चन, हमारे आखिरी क्वेश्चन को, इन विच ईयर, कौन सा साल में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ऑकर, किस ईयर में सोवियत यूनियन जो था वो विखंडित हो गया, टूट गया, और क्या हुआ, कोल्ड वॉर का समाप्त हुआ, किस ईयर में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। 1985 में, 1990 में, 1991 में, या 1992 में? तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा 1991 में सोवियत यूनियन जो था वो टूट गया था, और एंड ऑफ द कोल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था। तो यही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर में या आपके चैप्टर से पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी।